हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंडिया। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की जो हमारी ईवीएस की किताब है आसपास, उसका पाठ नंबर 5। और इस पाठ का नाम है अनीता की मधुमक्खियाँ। बच्चों, यह पाठ एक सच्ची कहानी पर आधारित है। इस पाठ में बताया गया है कि कैसे अनीता नाम की एक लड़की ने पहले मधुमक्खियों को पालना सीखा, फिर छत्ते से शहद निकालना सीखा और फिर ये काम करते करते उसने साथ में पढ़ाई भी की। अब अनीता कॉलेज में पढ़ रही है और साथ में वो स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाती है। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें और आप सारे पाठों को सबसे पहले पढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना। अनीता की मधुमक्खियाँ। मेरा नाम अनीता खुशवाहा है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूं जो बिहार में है। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या पता चला कि ये लड़की का नाम अनीता खुशवाहा है। वह बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती है। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। तो बच्चों, हमने क्या देखा इसमें कि गांव में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लड़कियों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते हैं। स्कूल जाना एक सपना। अनीता के लिए स्कूल जाना एक सपने की ही तरह था। एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांक कर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। अनीता ने क्या किया, एक दिन स्कूल के अंदर झांक करके देखा और उसे बड़ा अच्छा लगा। फिर वो चुपचाप बच्चों की लाइन में पीछे जा कर के बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। तो फिर उसके गांव की एक मैडम है, उन्होंने उसके मम्मी और पापा को बताया कि पढ़ना तो बहुत ज़रूरी होता है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होता है। मैडम ने बताया कि 8वीं क्लास तक की पढ़ाई पर कोई खर्चा नहीं आता, वह फ्री में हो जाती है। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। बच्चों, भारत सरकार ने पढ़ाई करने का अधिकार 8वीं क्लास तक के सारे बच्चों को दे दिया है। इसके अंतर्गत क्या होता है, 8वीं तक के बच्चों की पढ़ाई का सारा खर्चा सरकार देती है। उनकी कॉपी, किताबें, वर्दी आदि का सारा पैसा सरकार द्वारा ही दिया जाता है। फिर अनीता बताती है, मुझे पता नहीं कैसे पर माँ पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। अब इसके मम्मी पापा मान गए और उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। चलिए बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि हिसाब लगाओ कि स्कूल की सभी चीज़ों पर एक साल में तुम्हारा कितना खर्च होता है। जैसे यहाँ पर चीज़ें हैं और आपको यहाँ पर लिखना है कि आपका कितना खर्चा होता है। स्कूल आने जाने में मेरा खर्च होता है 1800 रुपये। कॉपियों पर खर्च होता है 600 रुपये। पेंसिल और पेन पर खर्च होता है 300 रुपये। यूनिफॉर्म यानी वर्दी पर खर्च होता है 1500 रुपये। बस्ता जो है बच्चों, उस पर खर्च होते हैं 300 रुपये। खाने का डिब्बा लंच बॉक्स पर 100 रुपये खर्च होते हैं। जूते 400 रुपये के लिए हैं। और इस तरह ये कुल खर्चा जो है वो मिलाकर के हो गया 5000 रुपये। यानी एक साल में 5000 रुपये खर्च हो जाते हैं। फिर देखिए एक प्रश्न है, तुमने इस साल कितने रुपयों की स्कूल की कॉपियाँ खरीदी हैं। तो बच्चों, इस साल मैंने 500 रुपयों की स्कूल की कॉपियाँ खरीदी हैं। तुम अपने स्कूल की यूनिफॉर्म कैसी चाहते हो, उसका चित्र कॉपी में बनाकर रंग भरो। तो बच्चों देखिए, जैसा मैं चाहता हूँ कि मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म कैसी हो, उसका चित्र बनाकर मैंने रंग भर दिए हैं। अब बच्चों के 2 ग्रुप बनाने हैं। स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इस बात पर वाद विवाद करना है। अब आपको क्या करना है, 2 ग्रुप बनाने हैं और आप बात करेंगे कि स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखें अनीता की लाइफ में आगे क्या हुआ। स्कूल में देखते ही देखते 5 साल बीत गए। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। अब अनीता 5 साल में 5वीं क्लास पास कर चुकी है। मुझे पता चला कि 6ठी कक्षा से खर्चा बढ़ जाएगा।
माँ पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने हल ढूंढ ही लिया। फिर क्या हुआ, अनीता ने एक समाधान निकाल लिया, एक तरीका निकाला। मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। उससे मुझे जो पैसे मिलते थे उनसे मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर पाई। अनीता छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और उससे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपने आगे की पढ़ाई करने लगी। एक याद, अनीता अपनी एक याद के बारे में बताती है कि मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों को छोड़कर सबने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। यहाँ पर देखिए अनीता कैसे इन बच्चों को प्यार से पढ़ा रही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आता है, बताओ क्या तुम कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो पढ़ना चाहते थे लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए? उनके बारे में कक्षा में बताओ। बच्चों, हमारे यहाँ पर कुछ बच्चे झुग्गी में रहते हैं। वो गरीब हैं और काम पर जाते हैं, इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाते। हालांकि उनका स्कूल जाने का बहुत मन करता है। हर बच्चे का हक है कि वह 8वीं तक की कक्षा की पढ़ाई मुफ्त कर सके। क्या सभी बच्चों को यह अधिकार मिलता है? चर्चा करो। नहीं, ये अधिकार सभी बच्चों को नहीं मिल पाता क्योंकि कुछ बच्चे परिवार को पालने के लिए काम पर जाते हैं या फिर अपने घर में ही कुछ काम करते हैं, जैसे छोटे भाई बहनों को पालते हैं। अब यहाँ पर आता है, क्या है आरटीई अधिनियम 2009। बच्चों, सरकार ने 2009 में एक कानून बनाया था जिसका नाम था आरटीई का कानून। यह 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। बच्चों, हमारे देश में जो भी बच्चे 6 से 14 साल के हैं उन सभी को सरकार मुफ्त शिक्षा देगी, यानी कि 14 साल तक की उम्र तक होने पर उनको पढ़ाई पर कोई भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। सारा खर्चा हमारे देश की सरकार ही करेगी। धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। घर में माँ पिताजी ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी। मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। और यहाँ पर देखिए अनीता एक राज की बात बताती है कि मैंने किसी को बताए बिना मोटर बाइक चलाना भी सीखा। बहुत बार चोट लगी पर मज़ा बहुत आया उसे। देखिए लड़की होकर के भी इसने मोटरसाइकिल सीख ली। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों की मोटरसाइकिल चलाना केवल लड़कों का ही काम नहीं है, लड़कियाँ भी बराबरी पर हैं, वे भी मोटरसाइकिल चला सकती हैं। आगे देखते हैं, स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। अब देखते हैं कि अनीता ने मधुमक्खियों को पालना कैसे शुरू किया। वह बताती है कि हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खियों को बहुत अच्छा लगता है लीची के फूल, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के लिए एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। अनीता ने मधुमक्खी पालने के लिए एक सरकारी कोर्स में भाग ले लिया। उस कोर्स में भाग लेने वालों में वो अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है, यानी मधुमक्खियाँ जब अक्टूबर से दिसंबर के महीने में अंडे देती हैं उसी समय सही समय मानते हैं ताकि मधुमक्खियों को पाल लिया जाए। आगे देखिए कुछ प्रश्न हैं। क्या तुमने कीड़ों को फूलों पर आते देखा है? उनके नाम पता करो और लिखो। हाँ, तितली, मधुमक्खी और भौरे फूलों पर आते हैं। कॉपी में उनके चित्र बनाकर रंग भरो। तो ये देखिए मैंने कॉपी में उनके चित्र बना करके इनमें रंग भर लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वे फूलों पर क्यों आते हैं, पता करो। वे फूलों का रस लेने के लिए आते हैं। जब मधुमक्खी उड़ती है तो कैसी आवाज़ होती है, वैसी आवाज़ निकालो। बच्चों, आपने देखा ही होगा और आपने सुना भी होगा कि मधुमक्खी जब उड़ती है तो बिज़ करके ऐसी आवाज़ निकालती है। आगे देखते हैं, अनीता मधुमक्खी पालक। अब अनीता मधुमक्खी पालने वाली बन गई है। वह बताती है कि मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतज़ार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपये बचाए। फिर इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। अनीता ने मधुमक्खी पालने के लिए 2 बक्से खरीद लिए। उन बक्सों में मधुमक्खियों को रखा जाता है और मधुमक्खियाँ उसमें अपना छत्ता बनाती हैं और फिर उस छत्ते में से शहद को निकाल लिया जाता है। एक बक्से की कीमत 2,000 रुपये थी।
बाकी बचे रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। अब मधुमक्खियाँ बीमार ना हो जाएं, मर ना जाएं, उनकी देखभाल करने के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और दवाइयाँ भी खरीदी गईं। ये देखिए बच्चों, ये हैं मधुमक्खी पालने वाले बक्से। देखिए ये कैसे अनीता मधुमक्खी पालने का काम कर रही है। और चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियां हो गईं कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और खरीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। अनीता को मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और उसे इतना ज़्यादा भी नहीं पता था कि मधुमक्खियों को कैसे पाला जाए। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे। दर्द भी बहुत होता था, पर कहती किससे, क्योंकि यह काम तो मैंने अपनी ही इच्छा से शुरू किया था। आगे कुछ प्रश्न आते हैं, पता करो। तुम्हारे आसपास के इलाके में मधुमक्खी के काटने पर क्या लगाते हैं? हमारे यहाँ पर मधुमक्खी के काटने पर बर्फ़, चूना या शहद लगाते हैं। मधुमक्खी का चित्र कॉपी में बनाओ, उसमें रंग भी भरो तथा अपना मनपसंद कोई नाम रखो। तो बच्चों ये देखिए, मैंने मधुमक्खी का चित्र बना लिया है, इसमें रंग भी भर दिया है और इसका नाम रखता हूँ मैं बज़ बी। आगे बढ़ते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। मुझे हर बक्से से 12 किलो शहद मिला, जो मैंने बाज़ार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बक्से हैं। अनीता के 20 बक्सों की कुल कीमत क्या है? बच्चों एक बक्से की कीमत 2000 रुपये बताई गई थी, तो 20 बक्सों की कीमत निकालने के लिए हम 2000 को 20 से गुणा करेंगे और 20 बक्सों की कुल कीमत निकल कर आएगी 40,000 रुपये। आगे अनीता ने बताया कि मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। ये देखिए लड़कियाँ साइकिल से कॉलेज जाती हुई। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती हैं। पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बक्सों से शहद निकालते हैं। तो बच्चों देखिए, जब अनीता कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है तो उसके पीछे मधुमक्खियों की देखभाल उसके मम्मी और पापा करते हैं। अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह से जान गए होगे। आसपास के सभी गांवों के लोग उसे पहचानते हैं। वह गांव की सभी बैठकों यानी मीटिंग में जाती है और लोगों को समझाती है कि पढ़ना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो उस पर हंसते भी हैं, लेकिन अनीता को अपना काम करना है और वह करती है। उसका काम है लोगों को समझाना और वह लोगों को समझाती ही रहती है। अनीता होल सेलर बनना चाहती है, जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। बच्चों होल सेलर वो दुकानदार होता है जो बहुत सारा माल इकट्ठा खरीद लेता है, और अनीता चाहती है कि वो होल सेलर बन जाए ताकि मधुमक्खी पालने वालों से शहद खरीद ले और उनको सही कीमत दे सके। आगे देखिए कुछ प्रश्न आ गए हैं, पता करो। अनीता और गांव वालों को 1 किलो शहद के बदले 35 रुपये मिलते हैं। तुम्हारे यहाँ 1 किलो शहद कितने रुपयों का मिलता है? मेरे यहाँ 1 किलो शहद 350 रुपये में मिलता है। तुमने किस किस रंग का शहद देखा है? मैंने सुनहरा यानी गोल्डन कलर का, पीला और भूरा रंग का शहद देखा है। क्या तुम्हारे घर में शहद इस्तेमाल होता है? किस किस काम के लिए? हाँ, मेरे घर में शहद इस्तेमाल होता है। हमारे घर में शहद खांसी ठीक करने में, मीठा बनाने में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर मधुमक्खियों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं, नर मतलब मेल मक्खियाँ। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं, क्योंकि फूलों के रस से ही शहद बनता है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का डांस करती है, ताकि दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि उसे रस मिल गया है और उन्हें पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। फिर वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। अगर ये ना हो तो ना तो छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती हैं, क्योंकि शहद उनके भोजन के काम आता है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ भी खास काम नहीं करते हैं। आगे देखते हैं कि मधुमक्खी के अलावा और कौन से कीड़े हैं जो समूह यानी ग्रुप में रहते हैं।
चींटियाँ, टिड्डे, दीमक, पतंगे और ततैये ये भी ग्रुप में ही रहते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं भी अगर चींटियाँ, टिड्डे, दीमक, पतंगे और ततैये आते हैं तो ये बहुत सारे इकट्ठे ही आते हैं, ये ग्रुप में ही रहते हैं। मधुमक्खियों की तरह ही चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। जैसे रानी चींटियाँ अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं ताकि कोई और चींटी उसके अंदर ना घुस जाए, किसी और ग्रुप की चींटी अंदर ना आ जाए, और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह यानी ग्रुप में रहते हैं। कुछ प्रश्न आ गए हैं, करते हैं इनको। तुमने चींटियों का बिल कहाँ कहाँ देखा है? मैंने चींटियों का बिल मिट्टी में पेड़ों की जड़ों के पास देखा है। प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है किस तरह की चीज़ों पर चींटियाँ ज़्यादा आती हैं? उनकी लिस्ट यानी सूची बनाओ। तो जैसा हम जानते हैं कि चींटियाँ मीठी चीज़ों पर, मरे हुए कीड़ों पर और अनाज पर ज़्यादा आती हैं। फिर प्रश्न है, चींटियों की कतार यानी लाइन को देखो और बताओ कि उनका रंग कैसा है। जब मैंने चींटियों की लाइन देखी तो मैंने देखा कि चींटियाँ लाल और काले रंग की हैं। पाठ में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, क्या तुम्हें कभी चींटियों ने काटा है? कैसी थी वह, काली या भूरी, छोटी या मोटी या किसी और तरह की? इसका उत्तर है कि हाँ, मुझे काली चींटी ने काटा है। प्रश्न है, क्या चींटी तुम्हारे पास आती है और कब आती है? हाँ, चींटी मेरे पास आती है। जब मेरे पास कोई मीठी चीज़ होती है तब चींटी मेरे पास आ जाती है। फिर प्रश्न है, कुछ छोटी और बड़ी चींटियों को ध्यान से देखो। चींटियों के कितने पैर होते हैं? बड़ी चींटी के पैर जब मैंने देखे तो वो 6 पैर थे। छोटी चींटी के भी 6 ही पैर थे। और अब एक प्रश्न है कि एक चींटी का चित्र कॉपी में बनाओ और रंग भरो। तो बच्चों ये देखिए, मैंने चींटी का चित्र बना करके उसमें रंग भर दिया है। अब यहाँ पर बच्चों देखो, एक और बात बताई गई है कि तुम अक्सर मूंगफली खाकर उसके छिलके फेंक देते होगे। चलो उन्हीं छिलकों से रंग बिरंगे कीड़े मकोड़े बनाने की कोशिश करो और उन पर रंग करना ना भूलना। ये काम आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म होता है। पाठ अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।